डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th का चैप्टर 9 का जो एग्जाम्पल 5 है, एग्जाम्पल 5 से एग्जाम्पल 7 तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 5 को आप ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल नंबर 5 को देखिए पहले आप यहाँ पर देखिए। एग्जाम्पल 5 क्या कहता है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का 49 यानी एल्टीट्यूड 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और डीबी छाया की लंबाई है जबकि उन्नयन कोण 30 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या निकालनी है? मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। यहाँ पर इसका डायग्राम पहले से दिया हुआ है, देखिए ध्यान से। ये समतल जमीन पर एक मीनार खड़ी है ए बी, इसकी छाया है, ये इसकी पहले छाया बनती है यहाँ पर, ये वाली इतनी छाया, और फिर जब एंगल 60 से 30 हो जाता है तो ये छाया यहाँ से यहाँ, छाया की लंबाई कितनी इंक्रीज हो जाती है? 40 मीटर बढ़ जाती है। ठीक है, पहले ये एक मीनार ए बी है, ये मीनार है, ये इसकी छाया बनेगी, इधर डी बी छाया है। तो जब मीनार की छाया बी सी थी तो उस वक्त जो इसके शिखर का उन्नयन कोण था वो 60 था, और जब 60 से 30 हुआ है, जब एंगल 60 से 30 घटकर हुआ है तो उस वक्त जो छाया की लंबाई 40 मीटर अधिक लंबी हो गई है। तो यहाँ पर 40 मीटर लिखा गया है। तो हमसे क्या पूछता है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार यानी ए बी की ऊंचाई आपको निकालनी है। ठीक है, अब चलते हैं पेपर पे और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल सही से सॉल्व करना है। तो देखिए, आपको समझा रहा हूँ, मीनार बनाना सिखा रहा हूँ। ठीक है, इसका डायग्राम खुद से आपको कैसे बनाना है वो भी समझाऊंगा। तो पहले लेक्चर को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। देखिए, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का 49 30 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार की शिखर का उन्नयन कोण 60 है और डीबी छाया की लंबाई है जबकि उन्नयन कोण 30 है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले इसने क्या कहा है कि एक समतल जमीन पर खड़ी एक मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का 49 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो पहले देखिए इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे उसको आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। ये एक समतल जमीन है नीचे, यानी हॉरिजॉन्टल लेवल है। ठीक है, ये समतल जमीन हो गई है। अब इस समतल जमीन पर एक मीनार खड़ी है। मान लिया कि ये एक मीनार है ए बी, इस समतल जमीन पर एक मीनार खड़ी है ए बी, इसको बोल दिया मैंने ए बी। ठीक है, अब क्या लिखा था कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का 49 60 से घटकर 30 हो जाता है। यानी पहले मान ले यहाँ पर कहीं सूर्य होगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा रफ फिगर बना देता हूँ, यहाँ पे सूर्य है। ठीक है, सूर्य की रोशनी यहाँ से पड़ी मान ली ऐसे, और ये मीनार है तो इसकी छाया इसके पीछे बन जाएगी ऐसे। इसकी छाया मान लिए पहले यहाँ पर बनती है। ठीक है, तो जब अगर मीनार, जब यहाँ पर सूर्य था और यहाँ से जब इस पर रोशनी पड़ रही थी तो इसकी जो छाया बनी है मीनार की वो यहाँ पर बनी है, यानी ये यहाँ से यहाँ तक छाया होगी, इसकी शैडो होगी। तो इसकी शैडो की देखिए, इस छाया की लंबाई यानी यहाँ से और इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है पहले कितना 60 है, बड़ा वाला एंगल कितना होगा 60 होगा। ठीक है, तो 60 हो गया। फिर क्या हुआ, फिर छाया जो ये है इसकी छाया की लंबाई, जब एंगल यहाँ से, जब मान लिया छाया पहले यहाँ से यहाँ तक थी, जब छाया यहाँ तक पहुँच गई इसकी। ठीक है, अब मीनार की छाया ऐसे पहुँच गई दूर तक, ऐसे मान ली ये वाली। ठीक है, अब इसकी जो शैडो है वो ये वाली बन जाएगी। अब छाया की लंबाई और इंक्रीज हो गई है। तो जब 60 डिग्री से एंगल 30 डिग्री हुआ है, ठीक है, डिक्रीज हो गया एंगल। ठीक है, पहले 60 था अब 30 हो गया। तो उस अंतराल में जो इसकी लेंथ है, पहले तो यहाँ से यहाँ तक छाया थी यानी शैडो थी इसकी। ठीक है, मीनार की शैडो पहले ये वाली थी। तो जब एंगल 60 से 30 हुआ है तो उस वक्त जो छाया की लंबाई कितनी इंक्रीज होगी, 40 मीटर बढ़ गई है। यानी यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 40 मीटर। पहले यहाँ से यहाँ तक थी, जब 60 से एंगल 30 हुआ घट के, तो उस वक्त जो छाया की लंबाई थी वो 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 40 मीटर।
ठीक है, 40 मीटर। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उनतास 60 से घटकर 30 हो जाता है। पहले एंगल 60 था, जब 30 हुआ तो उस वक्त जो छाया की लंबाई इंक्रीजमेंट हुई है, यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज हुई है, उसकी लंबाई 40 मीटर है। तो हमसे क्या पूछता है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, टावर की हाइट फाइंड करनी है। तो ये टावर है, ये क्या है, मीनार है ये वाली। तो मान लो यहाँ पर इसकी नेम रख दो ए बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी। ठीक है, जाने के लिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ पहले, ये मीनार है, ए बी क्या है, मीनार। कॉन्सेप्ट को पहले ध्यान से समझना, इसमें डायग्राम का ही खेल है, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ये मीनार है, इसकी शैडो पहले ये वाली थी, जब एंगल इस मीनार की सीकर का, जब एंगल 60 था ना इस शैडो के साथ में, उस वक्त ये इसकी शैडो रही होगी, यानी छाया रही होगी, परछाया रही होगी। जब एंगल 60 से 30 हुआ तो जो शैडो की लेंथ है, छाया की लंबाई है, वो कितनी होगी, 40 मीटर लंबी होगी, यानी यहाँ से यहाँ तक 40 हो गया है। तो मीनार की ऊंचाई पूछ रहे हैं हमसे। ठीक है, तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, ये राइट एंगल ट्राइंगल होता है, समकोण त्रिभुज बनता है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, ए बी की ऊंचाई फाइंड करनी है, ए बी की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, चलो अब देखिए ध्यान से, डायग्राम बनाना आपने सीख लिया, अब इसको सॉल्व करना सीखिएगा। इसको सॉल्व कैसे करना है, देखिए हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पहले मान लेंगे कि माना, पूरा सीक्वेंस में बताऊं कैसे बोर्ड एग्जाम में लिखना है। माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई, तो माना मीनार की ऊंचाई, हाइट ऑफ टावर, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हाइट ऑफ टावर। मीनार की ऊंचाई, मेरे पास ए बी मीनार है, इसकी ऊंचाई ए बी को मैंने मान लिया h मीटर है। पूरा सीक्वेंस में बताऊंगा, और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन क्या है, वेरी वेरी एंड मोस्ट IMP। तो यहाँ लिख लो पहले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई साल से रिपीट है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, इस बात का मूल रूप से ध्यान रहे। अब आगे देखिए, तो हमने मान लिया मीनार की ऊंचाई, मान ली मैंने ए बी बराबर h मीटर है। तो डायग्राम में शो कर सकते हैं, इससे बड़े लगता है क्वेश्चन। देखिए कैसे, ये यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, जो ए से बी का डिस्टेंस है, ठीक है, जो ए से बी का डिस्टेंस है, ये मीनार है मेरे लिए, और इसकी हाइट मैंने कितनी मान ली, h मीटर मान ली, ये मुझे निकालनी है। तो देखिए अब कैसे निकालेंगे, हमने मान लिया कि मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर h मीटर है। अब दो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज को आपको देखना है, राइट एंगल ट्राइंगल जहाँ जहाँ बने होंगे उनमें आपको क्या लगाना है, tan थीटा। मोस्टली क्वेश्चनों में क्या यूज होते हैं, tan थीटा यूज होता है। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, जो समकोण त्रिभुज है, पहले ए बी सी को ले लो आप। तो मान लो कि माना, ये तो लिख लो पहले कि त्रिभुज ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, किसमें, त्रिभुज ए बी सी में। देखिए एंगल कितना है, 60 है, तो थीटा की वैल्यू 60 मिल गई है। इसका लंब आपके पास है ए बी, नहीं है, और आप चाहो तो इसको एक्स भी मान सकते हैं इसको। ठीक है, बी सी को एक्स भी मान सकते हैं, अदरवाइज एक्स मानने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा बी सी लिख दूंगा। देखिए ध्यान से, त्रिभुज ए बी सी में मैं लगाता हूँ tan थीटा। क्या लगाता हूँ, tan थीटा। ठीक है, तो tan का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो आप लिख भी सकते हैं ऐसे हिंदी में, पहले लंब बटे आधार। क्या फॉर्मूला होता है tan का, लंब बटे आधार। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, tan थीटा बिल्कुल सेम रहेगा। लंब, लंब कितना है, लंब देखिए एंगल 60 के लिए, यानी 60 के लिए लंब क्या है, ए बी लंब है। त्रिभुज ए बी सी में देखना है, ए बी सी समकोण में ये लंब है, और उसके बाद आधार बी सी आधार है। ठीक है, अब इनकी वैल्यू रख दिया आप, tan सेम, थीटा कितना है, थीटा है 60, तो थीटा की वैल्यू रख दो 60। ठीक है, और ए बी कितना है, ए बी है h, ए बी को क्या माना है, h, मीनार की ऊंचाई h है, और बी सी हमें नहीं पता, तो बी सी को हम बी सी लिख देंगे। ठीक है, tan 60 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए,
यहाँ लिख लेता हूँ मैं, चूँकि tan 60 का मान होता है √3। इन मान को याद कर ले। ठीक है, अब देखिए tan 60 का मान रख ले मैंने यहाँ √3 और h सेम रहेगा। BC का मान मुझे नहीं पता तो BC का BC रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले आप यहाँ पे 1 मान के, तो h 1 जा h और BC का √3 में, तो BC √3। ठीक है, ये आ गई मेरे पास h की वैल्यू। ठीक है, h की वैल्यू आपने निकाल ली। चाहो तो आप यहाँ से BC का मान भी निकाल सकते हैं। देखिए BC का मान कैसे निकालूंगा मैं, BC कितना होगा, देखिए BC कितना होगा, मल्टीप्लाई का जो √3 है ये आएगा डिवाइड में, तो h अपॉन में √3। ठीक है, यहाँ पर भी समीकरण एक मान सकते हैं, यहाँ पर भी मान सकते हैं। तो मैंने निकाल दिया BC की वैल्यू h अपॉन √3। इसको मान ली मैंने समीकरण नंबर 1 थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अब देखिए ध्यान से आगे, इसके बाद मैं क्या करूँगा आगे आपको ध्यान से समझना है। देखिए ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इसके बाद देखिए जो समकोण त्रिभुज है बड़े वाला, जो ABD समकोण त्रिभुज में ये लंब है और ये पूरा आधार है, तो इसमें भी लगा लो आप tan थीटा। तो लिखना कैसे, पुनः समकोण त्रिभुज किसमें, देखिए ध्यान से ABD में। तो यहाँ लिखता हूँ मैं ABD में। ठीक है, तो देखिए ध्यान से ABD में एंगल कितना है, 30 डिग्री है और लंब क्या है AB, आधार क्या है BD। तो लगा लो पहले tan थीटा का फॉर्मूला इसमें। ठीक है, क्या लगा लो, tan थीटा। तो यहाँ लिखता हूँ मैं tan थीटा। फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। ये सारे फॉर्मूले याद कर ले, लंब बटे आधार। ठीक है, चलो इसके बाद देखिए tan थीटा सेम रहेगा। लंब देखिए जरा, ABD समकोण त्रिभुज के लिए लंब क्या है AB, तो रख दो यहाँ पे लंब AB। आधार कितना है, BD है पूरा, तो यहाँ लिख लिया आप आधार। ठीक है, BD। अब देखिए tan तो सेम रहेगा, थीटा की वैल्यू क्या होगी, त्रिभुज ABD में देखिए ABD में थीटा एंगल कितना है, 30 है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ कितनी आएगी, 30। AB कितना, देखिए AB था h, क्या था AB, h था, तो यहाँ पे रख दो आप h। अब BD कैसे निकालोगे, देखिए BD यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है, जब BC में जोड़ेंगे CD तो हमें क्या मिलेगा, BD पूरा। ठीक है, तो इस BD को मैं क्या लिख सकता हूँ, BC प्लस में CD। क्या लिख सकता हूँ, BC प्लस में CD। ठीक है, अब देखिए ध्यान से tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, देखिए tan 30 का मान होता है 1/√3। इसको याद कर ले, √3। ठीक है, तो यहाँ पे फिल कर लो देखिए tan 30 कितना हो गया, 1 अपॉन में √3 हो गया tan 30। h सेम रहेगा। BC कितना है, BC आपने निकाल रखा है, इसको बाद में यूज कर लेंगे, पहले तो आप BC रख दें यहाँ पर सेम। और CD कितना है, हाँ CD आपके पास देखिए CD कितना है, C से D का डिस्टेंस कितना है, 40 है, तो यहाँ पे CD की वैल्यू रख दी 40। अब इसको सॉल्व करना है आपको। ठीक है, तो अब दूसरे पेज पे इसको मैं सॉल्व करता हूँ। इसके बाद यहाँ से देखिए आप, यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, यहाँ पे क्या करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इससे करो 1 से और √3 का h में करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या होगा आपको, देखिए आपको क्या मिलेगा रिजल्ट, जब BC, ठीक है BC प्लस 40 का 1 से होगा तो BC प्लस 40 आएगा, और h का √3 में होगा तो √3h आएगा। ठीक है, अब BC की वैल्यू आपने निकाली होगी, देखिए ध्यान से BC का मान आपने ये निकाल रखा है। BC का मान समीकरण 1 में कितना है, h अपॉन में √3 है, तो यहाँ पे पुट करते हैं। BC की वैल्यू होगी h अपॉन में √3 और ये 40 सेम रहेगा। ठीक है, इस 40 को आपको बिल्कुल सेम रखना है और √3 इंटू में h। अब इसको सॉल्व करना है, देखिए ध्यान से जो h वाली टर्म्स है उसको आप एक साइड कर लो पहले,
तो इस 40 को तो मैंने सेम रख दिया है √3h, और h/√3 उधर राइट में जाएगा तो माइनस का h/√3 हो जाएगा। ठीक है, इसके नीचे 1 मान लिया आप। अब इसको सॉल्व करना है, तो 40 इज इक्वल टू √3h का √3 में इंटू करना है। तो जैसे √3 का √3 में होगा तो केवल 3 मिलता है, स्क्वायर से रूट हट जाता है, तो √3 का √3 से केवल कितना मिलता है 3, और h साथ में रहेगा, और h1 जा h क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इससे करा तो ये मिलेगा, इसका मल्टीप्लाई इससे तो ये मिलेगा। √3 का 1 में करो तो √3 1 जा √3। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब आगे देखिए 40 इज इक्वल टू 3h में से 1h को माइनस करना है तो कितना बचेगा 2h। 3h में से अगर 1h को माइनस करेंगे तो 2h अपॉन में √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पर, इसके नीचे 1 लेट कर लो, 1 मान लो, और इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो और इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो। ठीक है, इक्वल में 2 टाइम मल्टीप्लाई होती है क्रॉस वाली, ऐसे और ऐसे। अब आगे देखिए 2h का 1 से होगा तो चाहो तो यहाँ पर देखिए 40 से ये 2 कट रहा है, देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 0, यानी 2 एकम 2, 2 दूनी 4 0, तो कितना बचेगा 20 इज इक्वल टू h, h1 जा h, h1 जा h अपॉन में √3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, यहाँ पे 1 लेट कर ले, कितना होगा देखिए h1 जा h और 20 के √3 में तो 20 √3 मीटर में, ये वैल्यू मीटर में गिवन थी। देखिए प्रश्न में देखिए मीटर में गिवन क्वांटिटी है तो हाइट भी कैसे आएगी, मीटर में ही आएगी। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा था, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, और इसको हमने h माना था, और h का मान हमने कितना निकाला है, देखिए यहाँ पर h का मान निकाला हमने 20 √3। तो अब हम फाइनली यहाँ पर आंसर में कैसे लिखेंगे कि अतः मीनार की ऊंचाई h इक्वल टू 20 √3 मीटर। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको सही से रिपीट करना है। ठीक है, तो एक बार इसको देख लो पहले, ये क्वेश्चन था, ये इसका डायग्राम था। ठीक है, और इसकी हाइट हमें फाइंड करनी थी टावर की, तो टावर की हाइट को हमने h मान लिया, और यहाँ से कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए tan थीटा का, और इस प्रकार से आपको बिल्कुल सीक्वेंस में सॉल्व करते हुए चलना है, और कहीं पर कोई दिक्कत आई तो आप कमेंट करना है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से देखिए इसको, ये पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर हुआ इसका। अब सेकंड करते हैं एग्जाम्पल, देखिए अब डियर स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 6 को देखिए। एग्जाम्पल 6 इज वेरी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये एग्जाम्पल है वेरी इम्पोर्टेंट है, कई बार रिपीट है, तो पहले लिख लो यहाँ पर वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, इस एग्जाम्पल को आपको जरूर सॉल्व करना है, ये टेस्ट में आएगा जरूर। ठीक है, ये क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, एक बहुमंजिले भवन की सीकर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन की सीकर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन वेरी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही से नोट करेंगे। देखिए सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए डायग्राम कैसे बनता है आपको पहले ये समझना है, मेन काम है इसमें डायग्राम बनाने का। तो एक बार दोबारा क्वेश्चन सुनिए, एक बहुमंजिल भवन की सीकर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन की सीकर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए डायग्राम पे फोकस करना बिल्कुल, कैसे बनेगा देखिए ध्यान से। सबसे पहले एक ये क्षैतिज स्तर है, यानी समतल जमीन है, नीचे क्या है ये भूमि है। इसका डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाऊंगा, देखिए ये एक मान लिया भूमि है, नीचे क्षैतिज स्तर है। ठीक है, और इसके इधर की साइड, इस भूमि पर इधर की साइड एक भवन खड़ा है, बहुमंजिले भवन, यानी जिस पे दो बिल्डिंग बनी होती है, यानी सेकंड फ्लोर तक जो होता है उसको बोलते हैं बहुमंजिले भवन। तो ये एक बहुमंजिल भवन है, यानी एक भवन के ऊपर दूसरा भवन बना होगा ऐसे करके, एक भवन ये रहा, और इसके ऊपर सपोज मैंने एक भवन और बना दिया, एक भवन यहाँ से यहाँ तक था। ठीक है,
और इसी के ऊपर एक भवन और बना दो तो ये भवन क्या बन जाएगा, बहुमंजिली भवन बन जाएगा, यानी बहुमंजिल यानी डबल बिल्डिंग वाला। ठीक है, अब देखिए एक ये बहुमंजिल भवन है और इसके सामने एक 8 मीटर ऊंचा भवन है। देखिए 8 मीटर ऊंचे भवन की सीकर से। ठीक है, तो ये है बहुमंजिल भवन और ये 8 मीटर ऊंचा भवन होगा। तो सपोज यहाँ पर एक 8 मीटर ऊंचा भवन है, इसकी लंबाई कितनी, 8 मीटर। ठीक है, डायग्राम को ध्यान से समझना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए ये तो है बहुमंजिल भवन, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये है बहुमंजिल भवन। ठीक है, डबल बिल्डिंग वाला, ये हो गया। अब सुनना ध्यान से, इस भवन के सामने एक 8 मीटर ऊंचा भवन है, तो यानी ये भवन कितना है, 8 मीटर ऊंचा। इसकी लंबाई कितनी है, 8 मीटर है, तो लिख लो यहाँ पे 8 मीटर। ठीक है, ये भी भवन है छोटे वाला और ये बहुमंजिल भवन है, डबल बिल्डिंग वाला है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनना कि एक बहुमंजिल भवन की सीकर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन की सीकर और तल की अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 डिग्री है। यानी इसके सीकर से, बहुमंजिल भवन की सीकर से देखना है इस 8 मीटर ऊंचे भवन की सीकर को। तो जैसे अगर कोई पर्सन यहाँ से नीचे देखेगा तो यहाँ से जो नीचे की ओर एंगल बनता है वो क्या होता है, अवनमन कोण होता है, तो ऊपर से बनना। ठीक है, इसकी सीकर से इस 8 मीटर ऊंचे भवन की सीकर का जो एंगल बनना है ये अवनमन कोण है, ऐसे। ठीक है, अब ऊपर से एंगल बनना है नीचे की ओर, तो अगर ये क्षैतिज इस तरह है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और इसके पैरेलल जहाँ से एंगल बनना है वहाँ पर क्या बनेगी, पहले हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, क्षैतिज रेखा। हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा। तो क्या करेंगे, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे। तो देयरफॉर ऐसे मान लिया मैंने, ठीक है, ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ कर दी, कितनी भी लंबी हो सकती है, ऐसे। ठीक है, तो इसके डायग्राम को पहले ध्यान समझ लेना। ये बहुमंजिल भवन है, ये 8 मीटर ऊंचा भवन है। इस बहुमंजिल भवन की सीकर से और इस 8 मीटर ऊंचे भवन की सीकर को देखने का जो अवनमन कोण है, अवनमन, ठीक है, अवनमन कोण है वो कितना है, 30 है। देखिए क्या लिखा था, एक बहुमंजिल भवन की सीकर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन की सीकर और तल की, इसके सीकर, देखिए इसके सीकर से इसके सीकर का जो अवनमन कोण है यानी ऊपर से बनना नीचे की ओर, वो कितना है, 30 डिग्री है। सीकर है पहले लिखा हुआ ना, सीकर लिखा है पहले, तो सीकर का कितना बनेगा, 30 डिग्री। अब यहाँ से इसके तल का 8 मीटर ऊंचा भवन है ना, इसी के तल का, पहले इसकी सीकर का 30 है और इसी के तल का कितना है, 45 है। इसको मिला दो, इस पॉइंट को और इसके तल को मिला दो, बेस को। ठीक है, ऐसे करके देखिए क्या किया, इसके सीकर का अवनमन कोण 30 है, फिर इसी का जो बेस है यानी तल है यहाँ से, और इसके सीकर का जो अवनमन कोण यानी यहाँ से लेंगे, क्षैतिज रेखा ये बनी है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ से लेंगे इसके एंगल, कि ये होगी दृष्टि रेखा और ये होगी क्षैतिज रेखा, और कोण बनता है इनके बीच में, तो यानी ये पूरा कोण यहाँ से और यहाँ का जो एंगल बना है वो कितना बनेगा, 45 डिग्री। कितना बनेगा, 45 डिग्री। और ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, तो अब समझना ध्यान से। ठीक है, अब देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन है यानी क्षैतिज रेखा है, तो यहाँ से भी एक क्षैतिज रेखा होगी। तो एक काम करता हूँ मैं, यहाँ समकोण त्रिभुज बनाने के लिए, सवाल को सॉल्व करने के लिए इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लग के आप ऐसे मिला दोगे इसको, पहले एग्जाम में ऐसे करके आना है बिल्कुल। ठीक है, इसको ज्वाइन कर दे मैंने। चलो अब देखिए ध्यान से बिल्कुल। ठीक है, अब देखिए ये क्षैतिज रेखा है,
ये भी क्षैतिज रेखा होगी, ये भी क्षैतिज रेखा होगी, और ये सारी रेखाएं आपस में समांतर होती, पैरेलल लाइंस होती है। अब देखिए ध्यान से, अगर ये क्षैतिज रेखा और ये क्षैतिज रेखा है तो ये रेखा क्या होगी, तिर्यक रेखा होगी। तो ये एंगल ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल कैसे होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी एकांतर अंत्यकोण, ठीक है। ये लाइन और ये लाइन समांतर है, तो अब इस लाइन पर ये लाइन तिर्यक रेखा होगी यहाँ से यहाँ तक, तो ये पूरा एंगल, ये और ये एंगल कितना होगा, एकांतर अंत्यकोण, ये बराबर होते हैं। अगर ये 45 है इतना, तो ये भी 45 होगा, 45 होगा, ठीक है। अब आगे देखिए, सेम ये वाला देखिए, ये रेखा और ये रेखा आपस में समांतर है, तो अब ये एंगल 30 है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 30, बिकॉज एकांतर अंत्यकोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, एक बार ध्यान से देखिए। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, यानी बहुमंजिल भवन ये वाला है पूरा यहाँ से यहाँ तक, डबल भवन, ठीक है, इसकी ऊंचाई पूछ रहा है, और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इन दोनों भवन, एक ये वाला भवन, एक ये वाला भवन, इनके बीच का जो दूरी डिस्टेंस है ये भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। एक तो इसकी हाइट हमें फाइंड करनी है, बहुमंजिले भवन की हाइट, और एक इनके बीच का डिस्टेंस यानी दूरी, दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब आगे देखिए इसके बाद, अब देखिए, अब डायग्राम के अंदर जो क्वांटिटी है उसको बिल्कुल सही से लिखेंगे, तो वो आपको पहले ध्यान से समझना है। देखिए इधर देखिए, अब इसके नेम रख दो, पहले आप इस फिगर का नेम रख दो, नाम रख दो इसका ए, इस पॉइंट को मान लो बी, इस पॉइंट को मान लो सी, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा ही आएगा। ए बी सी, ये डी, ये पॉइंट ई, और इसको मान लो यहाँ पर कहीं पर एफ, ऐसे, ठीक है। अब देखिए ये 8 मीटर है इतना, तो ये भी कितना हो जाएगा, 8 मीटर, क्योंकि सी बी ई डी क्या बना हुआ, आयत बना हुआ, रेक्टेंगल बना हुआ है, और रेक्टेंगल में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। अगर ये 8 है तो ये भी कितना होगा, 8 मीटर। इस क्वेश्चन को बिल्कुल सीक्वेंस में समझा रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट है कई बार, इसका डायग्राम बिल्कुल ऐसे बनाना है, 8 मीटर, ठीक है। चलो अब देखिए, आपको निकालना था बहुमंजिले भवन की ऊंचाई यानी एसी की ऊंचाई। तो आप पहले मान लो कि माना बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, माना बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, ठीक है। तो जो मेरे पे बहुमंजिल भवन है वो एसी है, तो एसी की हाइट को आपने मान लिया h मीटर, h लिख लो आप यहाँ पर, ठीक है। बहुमंजिले भवन यानी एसी की ऊंचाई को मान ली मैंने h, हाइट को मान लिया मैंने h, तो यहाँ लिख लो आप h मीटर होगी पूरी, कंप्लीट है, ठीक है। ए से सी का डिस्टेंस h है, इतना 8 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा ए बी, ठीक है। देखिए टोटल लेंथ ए सी कितना है, h है, और बी सी कितना 8 है, तो जब h में से मैं इस पूरे में से अगर इतना माइनस कर दूंगा, ठीक है, अगर ए सी में से बी सी को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ए बी मिलेगा। तो यानी h में से अगर 8 माइनस होगा तो ए बी कितना होगा, h माइनस में 8, ठीक है। पूरा तो h है और ये मेरे पास बी सी 8 है, तो जब इस इतने में से यानी इस कंप्लीट में से अगर जब ये माइनस होगा तो ये बच जाएगा आपके पास, तो ये h है 8 है, तो h माइनस 8 वैल्यू क्या होगी, ए बी की, ठीक है। चलो अब देखिए राइट एंगल कहाँ बने हुए, एक तो राइट एंगल ट्राइंगल ये वाला बना हुआ है, ये ए सी डी और एक ए बी ई, ठीक है। इनको लेकर चलना है आपको सॉल्व करते हुए। चलो अब ये डायग्राम बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। और आपसे एक बात और पूछी है कि बहुमंजिल भवन की ऊंचाई यानी h आपको निकालना है, दो भवनों के बीच की दूरी यानी ये भवन और ये भवन के बीच की दूरी सीढ़ी भी आपको निकालना, तो इसको मान लो आप x थोड़ी देर के लिए। तो
इन दोनों भवन के बीच की दूरी मैंने मान ली x होगी। क्या मान ली मैंने? x। तो यहाँ लिख लो x मीटर में ही, ठीक है, ऐसे। अब डायग्राम कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बिल्कुल सही वे में, देखिए ध्यान से। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई h होगी तथा यहाँ मान लो h मीटर, तथा दोनों भवनों के बीच की दूरी यानी ये वाली सीढ़ी, दोनों भवनों के बीच की दूरी, दोनों भवनों के बीच की दूरी, दोनों भवनों के बीच की दूरी क्या है? सीढ़ी, और सीढ़ी को मैंने क्या माना? x मीटर। तो x और h की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। अब करते हैं 1 बाई 1 करके, देखिए ध्यान से। सबसे पहले समकोण त्रिभुज ए बी ई में देखिए या ए सी डी में देखिए। तो पहले मैं ए सी डी में देख रहा हूँ, देखिए ध्यान से। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए सी डी, बड़े वाले में, ठीक है, जो ए सी डी बना हुआ बड़े वाला। तो लिखो त्रिभुज ए सी डी में, ठीक है, ए सी डी में इसमें लगा लो tan थीटा। अब tan थीटा का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? लंब बटे आधार। फॉर्मूला अगर याद नहीं तो फॉर्मूला याद कर ले पहले, लंब बटे आधार, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए tan थीटा को आप सेम रख लो पहले। अब देखिए लंब क्या होगा? त्रिभुज ए सी डी में लंब है ए सी पूरा कंप्लीट, तो लंब हो गया ए सी। आधार क्या होगा? ए सी डी के लिए आधार सी डी, कितना है? सी डी। अब इनके मान रख लो। थीटा देखिए कितना होगा? त्रिभुज ए सी डी के लिए थीटा होगा 45, तो थीटा की वैल्यू रख दो 45 डिग्री। ए सी कितना? देखिए ए सी टोटल लेंथ h, तो यहाँ h फिल कर लो, और सी डी कितना है? x, तो यहाँ पर x रख दो, ठीक है, ठीक है। देखिए ए सी की वैल्यू h है, यहाँ h रख दिया। सी डी कितना? x, यहाँ x रख दिया, और थीटा की वैल्यू 45 है, तो यहाँ 45 रख दिया, 45 रख दिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए tan 45 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? 1, और इक्वल टू h अपॉन में x, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, तो यहाँ 1 ऐड कर ले, x 1 जा x और h 1 जा h, तो इसको मान लो समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब दूसरे वाले समकोण त्रिभुज को देखिए। एक तो ए सी डी को लिया था हमने, अब बना हुआ ए बी ई, समकोण त्रिभुज ए बी ई, ठीक है। तो अब आपको यहाँ लिखना है पुनः समकोण त्रिभुज किसमें? ए बी ई में। तो ए बी ई में देखिए ए बी ई में आपको लगाना है tan थीटा दोबारा। तो मैं लगाता हूँ tan थीटा। tan का सूत्र क्या होता है? लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। तो यहाँ लिख लो पहले फॉर्मूला, लंब बटे आधार, ठीक है। अब देखिए tan थीटा बिल्कुल सेम रहेगा। लंब कितना होगा? ए बी ई के लिए लंब ए बी है। लंब क्या है? ए बी। परपेंडिकुलर क्या है? ए बी। अब बेस क्या है? आधार क्या है? बी ई, ठीक है। ए बी ई के लिए ए बी लंब है, बी आधार है, तो आधार का मान यहाँ क्या रखेंगे? बी ई। अब tan सेम रहेगा। थीटा की वैल्यू, थीटा क्या लेंगे? त्रिभुज ए बी ई के लिए थीटा कितना है? 30 है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या रखोगे? 30 डिग्री। और ए बी कितना? देखिए ए बी है h माइनस में 8। ए बी अभी निकाला था, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ए बी की वैल्यू कितनी है? h माइनस में 8 है, तो ए बी की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर h माइनस में 8, ठीक है। और बी कितना? देखिए बी है ये वाली दूरी, ये वाली दूरी है बी। तो अब देखिए ये आयत था, बी सी डी ई था आयत, ये x है, तो इसके सामने वाला भी क्या होगा? x होगा। सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, तो इतनी लेंथ कितनी हो जाएगी? x, ठीक है। अगर ये x है तो ये भी कितना हो जाएगा? x मीटर।
चलो तो अब देखिए बी की वैल्यू मैंने यहाँ से क्या ली, x ली है, तो अब यहाँ पर फिल कर दो, बी कितना होगी x। अब वैल्यू आपको याद होगी, 10/30 कितना होता है, 1/√3 होता है 10/30 का मान, और h/(8/x), ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें यहाँ पर। तो अब यहाँ से देखिए देयरफॉर x का 1 से होगा तो x, ठीक है, x का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x1 x, और h-8 का √3 में करना है। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई में रख लेता हूँ, √3 और ब्रैकेट में रख दिया मैंने h-8 यहाँ पर, ठीक है, आया समझ। देखिए पहले कैसे हुआ, यहाँ पर x1 x हो गया और √3 का किया मैंने h-8 से इंटू, मुझे क्या मिला, x = √3 h-8। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। अब देखिए एक वैल्यू आपके पास और भी है, x की वैल्यू h है, यहाँ पर देखिए x की वैल्यू h है फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण 1 में x की वैल्यू क्या है, h है। तो अब यहाँ पर x आया है मेरे पास, तो x की वैल्यू में यहाँ पर h से रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या रखता हूँ मैं, h, और √3 ब्रैकेट में h-8। अब ये वैल्यू मैंने कहाँ से रखी है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण 1 से रखा है, तो यहाँ पे रीजन देना पड़ेगा पहले साइड में। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलो अब देखिए h रहेगा बिल्कुल सेम, √3 का इंटू करो अंदर, तो √3 इंटू में h, और √3 का 8 में होगा तो 8√3, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, माइनस का जो 8√3 है ये आएगा लेफ्ट साइड में, तो प्लस का बन जाएगा, प्लस का √8√3, ठीक है। अब रूट में क्या चल रहा है, 3h, प्लस का h राइट में जाएगा तो माइनस का h हो जाएगा, तो 8√3 = दोनों टर्म्स में h कॉमन आ रहा है, दोनों टर्म्स में h कॉमन है, तो यहाँ से h कॉमन निकाल लो, तो यहाँ बचेगा √3 और यहाँ बचेगा 1, दोनों से h मैंने कॉमन निकाल लिया। तो दिस इम्प्लाई डेट, यहाँ से h की वैल्यू फाइंड कर लो, मल्टीप्लाई का नंबर डिवाइड में आता है, तो देयरफॉर h = 8√3 अपॉन में, मल्टीप्लाई में है ना h के साथ वाला, तो जो h के साथ नंबर मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आता है नीचे, √3 माइनस में 1, ऐसे हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे रैशनलाइज करना है, परिमेयकरण करना है, ठीक है। परिमेयकरण कैसे करते हैं, देखिए जो नंबर हर में दिया होता है, नीचे दिया होता है, उसी नंबर का सिंबल चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो अपॉन में क्या था, √3 माइनस 1 था, तो अपोजिट सिंबल लेकर √3 + 1 लेकर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करा देंगे, अंश और हर से, ठीक है। चलो ऐसे हो गया। अब देखिए ध्यान से, 8√3 का इंटू करना है अंदर, तो पहले आप इसको मल्टीप्लाई में लिख ले, 8√3 और यहाँ √3 प्लस में 1 चल रहा है। अब देखिए a + b, a - b का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b², a की वैल्यू क्या है, √3, तो √3 का स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है, 1 का स्क्वायर। तो देयरफॉर h = 8 को मैंने बाहर रख दिया है, और √3 का मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट से, तो √3 की जब √3 से मल्टीप्लाई होगी तो केवल 3 बचेगा, ठीक है। और जब √3 का 1 में होगा, ठीक है, 8 तो बाहर है, √3 का √3 में होगा तो केवल 3 आ गया, √3 का 1 में होगा तो √3 1 = √3, ठीक है। अब स्क्वायर से रूट हट जाएगा नीचे, तो यहाँ क्या बचेगा, 3, और 1 का कितना होगा, 1 का होगा 1², ठीक है। अब इसको सॉल्व करते जाओ, तो h = 8 सेम रहेगा, ठीक है। ब्रैकेट में 3 + √3, 3 में से 1 माइनस करो तो 2, 2 1 = 2, 2 4 = 8, देयरफॉर कितना बचेगा, पेपर चेंज करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर थोड़ी जगह का शॉर्टेज हो गया है। अब यहाँ पे देखिए इसको, ठीक है, यहाँ से देखिए, इसके बाद मैं यहाँ से कर रहा हूँ, इसको ध्यान से नोट करना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, इसका ध्यान रहे। तो देयरफॉर यहाँ पे h = कितना बचा है, यहाँ पर यहाँ बचा है एक
2 4 जा 8 हो गया था 4, और ब्रैकेट में क्या बचा है 3 प्लस में √3, और मीटर में क्वांटिटी थी, ठीक है, मीटर में गिवन है क्वांटिटी, तो यहाँ पर मीटर आप लिख सकते हैं। एच की वैल्यू आपने निकाल दी है, ठीक है। अब एच किसको माना था, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, जो बहुमंजिल भवन की जो हाइट है उसको हमने एच माना था। एच की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, एच इज इक्वल टू 3 प्लस √3, ठीक है। तो ये एच का मान कितना आया था 3 प्लस √3, ठीक है। इस मान को आपको समीकरण 1 में रखना है, ठीक है। देखिए समीकरण नंबर 1 आपको दिखाता हूँ मैं कहाँ पे बनाई थी मैंने, ये देखिए x इक्वल टू एच के इक्वल था, तो h का मान यहाँ समीकरण 1 में रख दो, तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी, यानी दो भवनों के बीच की दूरी निकल जाएगी। तो अब आपको क्या लिखना, देखिए h का मान आपने ये निकाल लिया है, अब यहाँ लिखो h का मान समीकरण 1 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, h का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या थी, एक बार आप देख लीजिएगा, ये देखिए x इक्वल टू एच, ये समीकरण 1 थी, तो यहाँ पर आप लिख ले सबसे पहले x इक्वल टू एच, ये समीकरण 1 थी, और यहाँ पर आपको क्या करना है h की वैल्यू रखनी है। तो h की वैल्यू कितनी देखिए, h की वैल्यू आपने यहाँ पे निकाली थी 3 प्लस √3, वो आपको यहाँ पे रखना h के नीचे, तो 3 प्लस में √3 और मीटर में ये, ठीक है। और ये मान आपने कहाँ से रखा है, समीकरण 1 से रखा है, ठीक है। तो अब देखिए x की वैल्यू आ गई, यानी इस सवाल में देखिए इन दो भवनों के बीच की दूरी x, ये भी आ गया आपके पास, और बहुमंजिल भवन यानी AC, इसकी ऊंचाई h मानी थी, इसकी वैल्यू भी आपने निकाल ली पीछे, ठीक है। अब आपको लास्ट में क्या लिखना है, बिल्कुल सीक्वेंस में, कि अतः बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई को हमने क्या माना था, एक बार डायग्राम में देखिए, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई को हमने h माना था, और h की वैल्यू कितनी निकाली है, h की वैल्यू देखिए यहाँ पे निकाल लिखी है 4 × 3 प्लस √3, तो यहाँ क्या रखेंगे h इक्वल टू 4 × 3 प्लस √3 मीटर, ठीक है। अब देखिए दोनों भवनों के बीच की दूरी x है, और x की वैल्यू हमने क्या निकाली, ये भी सेम है 4 3 प्लस √3, तो यहाँ क्या लिखेंगे, तथा दोनों भवनों के बीच की दूरी, दोनों भवनों के बीच की दूरी, दोनों भवनों के बीच की दूरी को हमने x माना था, ठीक है। और x की वैल्यू भी देखिए यही सेम आई है, तो यानी बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी बराबर होगी, यही सेम होगी, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया फाइनल, इसको आपको नोट करना था। एक बार क्वेश्चन को दिखाता हूँ मैं आपको कैसे मैंने सॉल्व किया, देखिए ये क्वेश्चन था, इसका डायग्राम बनाया था पहले हमने बिल्कुल सीक्वेंस में, और यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया था, देखिए ये पूरा बिल्कुल सही से सॉल्व किया है। अब यहाँ पर हमने h का मान निकाला है, h का मान समीकरण 1 में रखा है, तो बहुमंजिले भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी निकली है, ठीक है। तो अब डियर स्टूडेंट उदाहरण नंबर 7 को देखिए, क्या कहता है कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के समूह किनारों की अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये नदी है, A से B तक नदी है, और इस नदी के ऊपर एक ब्रिज बना हुआ, पुल बना हुआ, देखिए ये आप पुल देख रहे हो, ठीक है। अब ये पुल इस रिवर से कितनी हाइट पर है, 3 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है। तो आपको क्या करना, नदी की चौड़ाई यानी ए बी की वैल्यू आपको फाइंड करनी, ए से बी का जो डिस्टेंस है यानी ब्रेथ है इस नदी की, वो आपको फाइंड करना है। ऊंचाई कितनी है नदी की, पुल से 3 मीटर, और इस जो नदी के सीकर ए और बी से जो इस बिंदु P है, यानी पुल पर एक बिंदु P है, इससे जो अवनमन कोण बने हैं A बिंदु और B बिंदु से, वो 30 और 45 है। तो आपको नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है। अब पेपर पे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान से। डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को पेपर में मैंने लिख दिया है, अब देखिए ध्यान से, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों
के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाना आपको आना चाहिए। तो डायग्राम कैसे बनाओगे, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपने बना दिया एक रिवर। ठीक है, नीचे एक रिवर है, सपोज ये एक नदी बना दी मैंने ए बी। ठीक है, और इस नदी के ऊपर जस्ट यहाँ पर कोई पुल होगा, ब्रिज है। ठीक है, तो यहाँ मान ले कोई पुल है ऐसे। ठीक है, अब देखिए इस पुल पर एक बिंदु है, इस पुल पर एक बिंदु है, एक बिंदु से पुल के। ठीक है, और जो ये नदी है ये इसकी चौड़ाई है। ठीक है, ये नदी ऐसे में बह रही है नीचे को करके, तो ये ए मान लो बिंदु, ये बी मान लो। तो जो ये नदी के किनारे है और ए और बी, नदी के किनारे क्या है, ए और बी, इससे इस बिंदु पर मतलब इस पुल पर एक बिंदु पी है, ये पुल है, ऊपर क्या है, पुल, ब्रिज, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ब्रिज। और ये नीचे रिवर है, रिवर का मतलब नदी है। ठीक है, नदी के किनारे से, यानी एक किनारा इसका ए है, एक बी, इससे इस बिंदु पी का जो अवनमन कोण है, यानी इसको मिला दो पहले, पी और ए को आपने मिला दिया, और इसके बाद पी और बी को आप मिला दो ऐसे। ठीक है, नदी के इस बिंदु पी से, जो पुल के इस बिंदु पी से, और जो ये नदी के किनारे ए और बी है, इनके जो अवनमन कोण क्रम से ऊपर से नीचे की ओर बनता है अवनमन कोण। ठीक है, तो कितना है अवनमन कोण क्रम से, 30। तो ये वाला 30 डिग्री होगा और इधर वाला 45 डिग्री होगा। ठीक है, और नदी की चौड़ाई ए बी ये आपको ज्ञात करनी है, और जो नदी पुल से वो कितनी ऊंचाई पर है, यानी इस बिंदु पी से नदी कितनी हाइट पर है, 3 मीटर की ऊंचाई पर, इसको मिला दिया है। तो 3 मीटर की ऊंचाई पर नदी खड़ी है, नीचे है। ठीक है, और इस बिंदु को मान लो आप सपोज यहाँ पर सी। ठीक है, और इस लाइन को आप मान सकते एक्स वाई। ठीक है, देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब देखिए ये लाइन इसके पैरेलल होगी, ये समांतर होगी इसकी, तो ये लाइन क्या होगी, तिर्यक रेखा होगी, ट्रांसवर्सल लाइन होगी। तो ये एंगल 30 है, तो ये एंगल भी कितना होगा, 30, बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंत्यकोण बराबर होते हैं। अब ये एंगल 45 है, तो ये एंगल भी कितना होगा, 45, बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंत्यकोण बराबर होते हैं। अब देखिए ये एकदम सीधी लाइन है हॉरिजॉन्टल पे, तो ये परपेंडिकुलर होगी इस पर, ये 90 का एंगल, ये 90 का एंगल हो जाएगा। तो आपको नदी की चौड़ाई यानी ए बी निकालना है। तो नदी की चौड़ाई को आप मान लो बी, मान लो ये एक्स, मान लो कुछ भी मान सकते हैं। तो देखिए इस नदी की चौड़ाई को मैंने मान लिया y, मान लो ये x मान लो, मान लिया कि मैंने इसको y मान लिया। ठीक है, y मीटर। नदी की चौड़ाई को मैंने क्या मान लिया, y मान लिया, और y की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पर लिखना क्या है, सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पर माना, यहाँ लिखना पहले हल। अब देखिए माना नदी की चौड़ाई निकालें। ठीक है, नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो माना नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई को आपने क्या माना है, नदी ए बी है और इसकी चौड़ाई आपने मानी y मीटर, और इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, कैसे करोगे, देखिए दो समकोण त्रिभुज बने हुए पी सी ए और पी सी बी, इनमें आपको क्या लगाना है, tan थीटा। तो सबसे पहले लिखते हैं त्रिभुज पी सी ए में, ये ए सी पी बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ पी सी ए में, इसमें लगा लिया आप tan थीटा। tan का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या फॉर्मूला होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, tan थीटा बिल्कुल सेम रहेगा। लंब कितना है, पी सी ए, समकोण त्रिभुज के लंब क्या है, पी सी, 30 के सामने वाला ये लंब हो जाएगा एंगल, यानी ये भुजा पी सी लंब। आधार कितना है, ए सी। tan थीटा, tan सेम रहेगा, थीटा एंगल कितना बना, 30, तो थीटा की वैल्यू 30 आएगी। पी सी लंब कितना है, 3, और ए सी कितना है ये नहीं पता है आपको, तो ए सी का ए सी आप रख ले ऐसे। ठीक है, अब देखिए tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 और 3 में ए सी, इसको सेम रखना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले इसका, तो ए सी 1 जा ए सी
और 3 का रूट 3 में तो 3√3 मीटर। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ए सी की दूरी आपने कितनी निकाली है? ए से सी का डिस्टेंस है 3√3 मीटर। ठीक है, अब देखिए पुनः आपको क्या करना है, पी सी बी समकोण त्रिभुज में लगाना है tan थीटा। तो यहाँ मैं ये लिखता हूँ, देखिए पुनः समकोण त्रिभुज पी सी बी में इसमें लगा लो tan थीटा। tan का सूत्र आपको पता है, लंब बटे आधार होता है, सारे फॉर्मूले लिखवा रखे मैंने, लंब बटे आधार। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, tan थीटा बिल्कुल सेम रहेगा। लंब कितना होगा? देखिए पी सी बी के लिए लंब होगा पी सी। आधार कितना होगा? आधार बी सी। कितना होगा? बी सी। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, tan सेम रहेगा। थीटा कितना है? देखिए पी सी बी समकोण त्रिभुज में थीटा ये वाला होगा 45 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लिखना है? थीटा की वैल्यू 45। और पी सी कितना है? देखिए डायग्राम में पी सी देखिए ये 3 मीटर है, तो यहाँ 3। और बी सी कितना है? बी सी नहीं है, तो बी सी आपको निकालना पड़ेगा, बी सी को बी सी लिख लो यहाँ पर। अब देखिए tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, और 3 में बी सी क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो कितना होगा? बी सी 1 जब बी सी और 3 1 जब 3 और मीटर लिख ले। तो यानी बी से सी की चौड़ाई कितनी? ये वाली इतनी चौड़ाई है 3 मीटर की। हमें चाहिए है नदी की कुल चौड़ाई, यानी ए बी चाहिए, और ए बी को हमने वाई माना है। अब आप यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि नदी की चौड़ाई क्या थी? ए बी। पूरी चौड़ाई क्या? ए बी। ए से बी तक क्या ये इसकी चौड़ाई है नदी की ए बी, इसको वाई माना था, वाई बाद में लिख देंगे, तो नदी की चौड़ाई ए बी है। ए बी कैसे मिलेगा हमें? जब ए सी में बी सी ऐड करेंगे, तो ए सी प्लस बी सी लिखना पड़ेगा इसको। ठीक है, नदी की चौड़ाई को आपने वाई माना है। ए सी कितना है? देखिए ए से सी की दूरी अभी निकाली आपने 3√3, तो यहाँ लिख लो 3√3 प्लस बी सी कितना है? बी से सी का जो दूरी है डिस्टेंस है वो 3 है। ठीक है, अब दोनों में कॉमन क्या रहा है? इसमें 3 कॉमन है दोनों में, तो 3 कॉमन निकाल लो, तो √3 प्लस में 1 और मीटर में लिख लें। ठीक है, तो नदी की चौड़ाई को आपने y माना था, और y की वैल्यू कितनी आई? 3√3 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे आपको सॉल्व करना था। देखिए क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखिए, ये एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर लिख देना वेरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका डायग्राम ये हो गया, और इसका सॉल्यूशन बिल्कुल सीक्वेंस में चल रहा है, ऐसे आपको इसको नोट करना है। ठीक है, तो अगर लेक्चर आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।